तो दो बुक है हमारे पास, दोनों ही इक्वल वेटेज की है, 40 मार्क्स 40 मार्क्स। एक है इंडियन इकोनॉमी और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स थी, 12th क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी वाली बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी। सर चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम नहीं दी हुई, यूनिट वाइज दी हुई है। मतलब इसमें इस इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो पहली यूनिट है वो 12 नंबर की है। उस 12 नंबर के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, तो वो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज 3 नंबर की बेटे, समझ पा रहे हैं? इंडियन इकोनॉमी ये पूरी बुक 40 नंबर की है। इस पूरी बुक में से जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं वो 12 नंबर के हैं। उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सर ये ईव जो है ये इवनिंग वर्ड से लिया हुआ, इवनिंग का एक शॉर्ट, तो ऐसा नहीं कि शाम को इस टाइम इंडिपेंडेंस हुई। मीनिंग इसका डे से, शॉर्ट फॉर्म में इवनिंग की, मीनिंग इसका डे से। इंडिपेंडेंस वाले दिन इंडिया की इकोनॉमी की क्या हालात थे, क्या पोजीशन थी, इस टॉपिक पे चैप्टर बनाया हुआ। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डिस्कस किया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, कितने मार्क्स का आएगा, आंसर कैसे लिखना है, इस पर डिस्कशन होगा। चैप्टर के बाद जब टेस्ट होगा तो और अच्छे से आपको मिस्टेक पता लगेगी कि कैसे लिखना था, कि कैसे लिखना था। चैप्टर थ्योरी है सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक कर पाऊँ। इस टॉपिक के बारे में जितनी भी मेरी नॉलेज है उसे प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके आपको दे पाऊँ, ताकि आप लिंक कर पाएँ, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। वरना थ्योरी में बोरिंग लगती है बच्चों को। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब सर ये है कि इंडिपेंडेंस के दिन इंडिया की इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी। कुछ पॉजिटिव थे, कुछ नेगेटिव थे, मैक्सिमम चीजें बुरी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सारी चीजें खराब कर दी थी इंडिया में। तो क्या क्या कितना खराब किया था ये पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी? तो एक टॉपिक मैं बुक से लूंगा और आपको बोलूंगा, सेम टॉपिक है हर एक बुक के अंदर। मैंने फाइनल कर दूंगा कैसे आपका रेसिपी, हर एक का बुक अलग है तो कैसे मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी हर एक के बुक के अंदर सेम टॉपिक ही दिए हुए हैं, ऐसा नहीं कि अलग बुक के अंदर कोई अलग कॉन्सेप्ट है, इस बुक के अंदर कोई अलग कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सभी में सेम है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या मतलब है सर? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का कोशिश करें, ये टर्म अगर हमारे माइंड में फिट हो जाती है तो मैक्सिमम चीजें लिख करके आएंगे। देखिए ये थ्योरी पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। पहला ट्रांसलेशन, मैं बुक से पढ़ूं और इंग्लिश की हिंदी कर दूं, वो आप सभी कर सकते हैं, सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। मेरा रोल ये रहेगा कि टॉपिक में वो चीजें बताऊं जो बुक में नहीं लिखी। जो बुक में लिखी है वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, जो बुक में नहीं लिखी आपको वो चीजें बताऊं ताकि आप मेमोराइज हो जाए वो चीज़। और ये आपकी मेहनत रहेगी कि आपको बुक से रीड करना है। एग्जाम में सर लेंथ कैसे बनेगी, आप बुक से टॉपिक को पूरा रीड करें। सपोज 200 वर्ड का दे रखा है टॉपिक, उसे आप रीड करेंगे 2 बार 3 बार, तो एग्जाम में डेफिनेटली 50 वर्ड का लिखाएंगे, अच्छा आंसर लिख पाएंगे। बाकी आपके टेस्ट इतने ज़्यादा हो चुके होंगे फाइनल बोर्ड से पहले ताकि बहुत अच्छे राइटिंग स्किल्स सब्जेक्ट के अंदर इंप्रूव हो जाए। क्या पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सर इस चैप्टर के अंदर। वापस पढ़ता हूँ चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं हम, कि जिस दिन भारत आजाद हुआ जी 15 अगस्त 1947 में, उस दिन भारत की क्या पोजीशन थी, खराब या बुरी, सब कुछ बताना है, अच्छी या बुरी। तो पहली टर्म है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट मीनिंग क्या होता है? अटका हुआ। जैसे कि एक टर्म आती है फाइनेंस के अंदर स्टैग्नेंट मनी। ये क्या होता है? सर मैंने किसी से पैसे ले लिए 1 लाख रुपए, मुझे अर्जेंट नीड है, देखिए सामने वाले ने मेरे को चेक दे दिया, अब वो 2 दिन के लिए पैसा अटका रहेगा क्योंकि चेक मिलने में 2 दिन लग जाएंगे। दिस इज स्टैग्नेंट मनी, अटकी हुई पैसा। तो
इंडियन इकोनॉमी भी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, मतलब अटकी हुई थी, ग्रो ही नहीं कर पा रही थी, नो ग्रोथ और वेरी स्लो ग्रोथ, दिस इज स्टेगनेंट इकोनॉमी। मतलब स्टेगनेंट पढ़ते में माइंड में क्लिक करना चाहिए, खराब नेगेटिव चीज है, ये ग्रो नहीं कर पा रहा है, अटका हुआ। मतलब आपके मार्क्स भी सपोज 2-3 सालों से इक्वल परसेंटेज आ रही है तो स्टेगनेंट है, वो ग्रोथ आ इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ध्यान रहेगा कि स्टेगनेंट इकोनॉमी किसी का ध्यान रहेगा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से पढ़ सकते हैं जी आप। बैकवर्ड इकोनॉमी, सर बैकवर्ड है या बैकवर्ड नहीं है कैसे पता लगता? बाकी कंट्री से कंपेयर करें। जो 11th क्लास का रिजल्ट आता है बच्चों का, किसने बताया कि 70% है? क्योंकि देखो हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है, प्राइवेट स्कूल है, हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है, हर एक का टीचर चेक करने वाला अलग है। कोई टफ पेपर बनाता है, कोई इजी पेपर बनाता है, कोई टफ चेकिंग करता है, कोई यूज चेकिंग करता है। तो जब मुझे बताता है बच्चा कि मेरे इतने मार्क्स आए, तो मैं उससे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं कि क्लास में हाईएस्ट कितने, ये बताओ। उसने कहा 70% है सर, हाईएस्ट 72 होगा, फिर तो अच्छे हैं। किसी बच्चे ने बताया मेरे 85% आए, हाईएस्ट कितने क्लास में 100, हमारे साथ। तो बैकवर्ड है कि नहीं कैसे पता लगता है? बाकियों से कंपेयर कर। तो इंडियन इकोनॉमी को बाकी कंट्री से कंपेयर किया जाए तो उनकी अर्निंग बड़ी कम थी। इसमें बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी की एक साल की इनकम, पर कैपिटा इनकम। इसकी कैलकुलेशन भी हमारे कोर्स के अंदर है, जब चैप्टर आएगा सेकंड, इस चैप्टर में नहीं है, आना चैप्टर के अंदर इसकी कैलकुलेशन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैंने क्या बोला सर? पर कैपिटा इनकम मात्र 230 रुपए थी इंडिया में, मतलब एक आदमी की एक साल की आमदनी 230 रुपए, जो आज की पर डे हो तो भी बहुत कम है। इससे हम क्या पा रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी। ये जो मैं आपको टर्म बोल रहा हूँ, ये हेडिंग्स बोल रहा हूँ। क्वेश्चन समझ लो 6 नंबर का आ गया कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एक्सप्लेन, 6 नंबर। तो जो पहली हेडिंग स्टैग्नेंट इकोनॉमी, दूसरी हेडिंग बैकवर्ड इकोनॉमी। समझ पा रहे हैं ये? समझ पा रहे हैं? डोमिनेंस एग्रीकल्चर। देखिए जी क्या है डोमिनेंस? डोमिनेंस का मतलब समझते हैं? डोमिनेट करना, अपनी चलाना, अपनी चलाना को डोमिनेंस कहते हैं। तो डोमिनेंस एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ कि सर जैसे इंडिया में पहले चाय नहीं बनती थी, कोई चाय पीता नहीं था इंडिया में। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कहा कि चाय की खेती करो, बाकी खेती नहीं करो, जितना बोलो उतनी करनी है। तो अपनी डोमिनेंस अपनी चलाई एग्रीकल्चर के अंदर। पहले किसान क्या करता था ब्रिटिशर्स से पहले? जो काम की चीजें बढ़िया बढ़िया चीजें सर वही उगाता, सब्जी गेहूं वगैरह वही चीज उगाता, खुद यूज कर लिया और बेच दिया, बढ़िया सबका काम चल रहा। गवर्नमेंट ने, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? कुछ भी नहीं उगाओगे, सिर्फ चाय उगाओ। तो अब उसको गेहूं के लिए, सब्जियों के लिए पैसा चाहिए खरीदने के लिए, और चाय बनाने के बाद चाय तो खाएगा नहीं, चाय के वो बेचेगा ही, गवर्नमेंट एरिया में उतने कम रेट से देना पड़ेगा उसको। तो अपनी डोमिनेंस अपनी चला रहा है एग्रीकल्चर के अंदर, ये पोजीशन थी उसमें। दिस इज डोमिनेंस एग्रीकल्चर, ध्यान रहेगा। लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो क्या कॉन्सेप्ट है? इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब सर इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री। फैक्ट्री इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले किस चीज की होती थी? हैंडीक्राफ्ट की, बिल्कुल सही। सर इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था, जो हाथ से बनाई हुई चीजें थी, वो बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत एक्सपोर्ट की जाती थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो काम कम करवा दिया गया और ये ट्रेंड लेकर के आए कि आप फॉरेन की आइटम यूज करो। मतलब इंडिया में क्या होता था? एक्सपोर्ट ज्यादा होता था, इंपोर्ट कम। ब्रिटिशर्स ने क्या करा? इंपोर्ट ज्यादा करवाया, एक्सपोर्ट कम। इंपोर्ट करना कंट्री के लिए खराब है, एक्सपोर्ट करना कंट्री के लिए अच्छा है। भाई आप ज्यादा माल बेचोगे तो ही तो कमाओगे, ज्यादा माल खरीदोगे तो कैसे कमाओगे? ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या रूल कर दिया सर? इंडस्ट्री में ऐसे रूल्स लेकर के आ गए कि इंपोर्ट ज्यादा करना, एक्सपोर्ट कम। एग्जांपल देता हूं,
रॉ मटेरियल बेचो, फाइनल गुड्स खरीदो। महंगा कौन सा आता है? रॉ मटेरियल के फाइनल गुड्स महंगे आते हैं, इसलिए इंपोर्ट ज़्यादा का हो गया, एक्सपोर्ट कम का हो, इसलिए मेरी इकोनॉमी डाउन होती है। समझ पा रहे हैं सभी? इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये उन्होंने इंटरफेयर करा, इस तरह से कंट्री खराब है। इस चैप्टर में पॉजिटिव चीजें भी हैं जो ब्रिटिशर्स ने अच्छा करा कंट्री के लिए, कोई पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। मेजॉरिटी खराब चीजें, इसलिए मेजॉरिटी वाली चीजें पढ़ रहे हैं। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब सिटी, शहर। तो जो शहर वाला एरिया था वो बहुत लिमिटेड था, बहुत ही कम था, मेजॉरिटी गांव थे। तो गांव के जो लोग होते हैं वो मेजॉरिटी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पा रहे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। एग्रीकल्चर में 4 लोगों की जरूरत है तो 6 लोग काम कर रहे होते हैं, इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाती, आगे तरक्की नहीं कर पाते। शहर में आएंगे, नई चीजें सीखेंगे तो तरक्की करेंगे। जो शहर की पॉपुलेशन आज के डेट में इंडिया में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ यही तो रीज़न है कि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। गाँव छोड़ करके शहर में आ रहे हैं लोग, एरिया उतना ही है शहर का, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सिर्फ रेट बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टी की। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई तो नहीं है, लिमिटेड है। सप्लाई तो फिक्स है ना, डिमांड बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम अर्बनाइजेशन बहुत कम था, इसलिए लोग तरक्की नहीं कर पा रहे। फीडिबल इकोनॉमी समझिए जी क्या चीज होती है, ध्यान से सुनना। मतलब नेगेटिव चीजें काफी, कैसे सर सपोज मेरे पास कोई बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, किसान खेत कर सकते हैं, उसमें जगह बहुत बड़ी है, पर मेरे पास इतनी हेडेक नहीं कि मैं किसान को अपॉइंट करूं, उसको पैसे दूं और वो काम करे, मेरे पास इतनी हेडेक नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बंदे को अपॉइंट करता हूँ और उसे कहता हूँ कि भाई मुझे तू फिक्स रेंट दे दे इस जगह का, तो जो मर्जी करे, किसान रख मतलब जो मर्जी कर, खुद खेती करे या मत कर, जो मर्जी कर, मुझे फिक्स पैसे दे। ठीक, तो मैंने वो लैंड किसी को दे दिया फिक्स रेंट पर, ठीक है जी। वो बंदा क्या करता है, वो बंदा फार्मर्स को अपॉइंट करता है और उन्हें कहता है तुम खेती करो यहाँ पर। जितने भी खेती करते थे किसान, वो सारा वही ले लेता था, वो किसान को देता था बहुत जरा सा कि तुम्हारा बस तुम जिंदा रहो, ना ग्रोथ नहीं कर पा रहे किसान। सपोज 100 kg गेहूं उगा लिया उसने, उसको 10 kg दी है किसान ने, इतनी सैलरी है, बाकी 90 kg खुद रख लिया और हमें फिक्स रेंट दे दिया। दिस इज फ्यूडल इकोनॉमी, ये थी इंडिया में। जो नहीं मानेगा उसको मार दिया जाता है। जो किसान उस रेट पर एग्री नहीं होता था उस सिटी के अंदर, उसको मार दिया जाता है, तो तुम्हें भैया मानना ही पड़ेगा, ये रूल है। तो ये काफी नेगेटिव चीज थी। और उसके बाद अब लिबरलाइजेशन आती जा रही है कि किसान को छूट दी जाती है। जो एमएसपी सुना होगा आपने, मिनिमम जो प्राइस होता है, किसान बनाता है चीजें और उसको पूरी छूट है कि वो मार्केट में जाकर के अपना सामान बेचे, जिस मर्जी रेट पर बेचे। नहीं बिक पा रहा तो गवर्नमेंट खरीद लेती है उसको, मिनिमम प्राइस उसने फिक्स कर रखा है, रेट फिक्स कर रखा है। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या पोजीशन थी ये बताई जा रही है। कितने बड़े एरिया में कितनी चीजें उगाई जाती थी। सर पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फील्ड इकोनॉमी मैंने बताया आपको, उसके अंदर किसानों पर फोकस नहीं कर रहे कि उनको भाई हम फैसिलिटी अच्छी दे दें और वो टेक्निक अच्छी बताएं, जल्दी सामान करना हो, इजी सामान करना हो, तो रेडी नहीं लेता था। क्योंकि सपोज मैं रेंट का ओनर हूं, तो फिक्स रेंट मिल रहा है, मैं कोई टेंशन नहीं। जो काम कर रहा है सारा प्रोडक्शन वही ले रहा है, तो वो भी टेंशन नहीं, किसान भी कुछ नहीं रहा। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या पोजीशन थी सर? लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या मीनिंग है और प्रोडक्टिविटी क्या मीनिंग है? प्रोडक्शन का मतलब टोटल कितना सामान बना लिया, प्रोडक्शन ये होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हम देखें कितने एरिया में कितना बना, ये चेक करना। मतलब सपोज आपने 4 चैप्टर पढ़ाई कर ली और आपने 5 चैप्टर पढ़ाई कर, दिस इज टोटल प्रोडक्शन। आपने पर आवर 1 चैप्टर करा, आपने पर आवर 2 चैप्टर, दिस इज प्रोडक्टिविटी। दोनों ही अच्छी होनी चाहिए।
ऐसे अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो अपने आप पे एक बच्चा जो ज़्यादा सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छा जल्दी पढ़ लेता हूँ, तो 1 घंटे में 2 चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ ही नहीं रहा पूरे दिन, वो उसमें अच्छा हो गया। मतलब टोटल प्रोडक्शन भी अच्छी चाहिए और प्रोडक्टिविटी भी अच्छी चाहिए। समझ पा रहे हो आप लोग? प्रोडक्टिविटी का मीनिंग पर एरिया कितना प्रोडक्शन करी और टोटल प्रोडक्शन कितनी करी। जो पोजीशन थी प्रोडक्टिविटी की, प्रोडक्शन की, तो 1947 की जब इंडिपेंडेंस हुई थी उसकी पोजीशन है जी गेहूं 64 किलोग्राम 64 टन। टन कितना होता है? 1000 केजी, तो 64 लाख 1000 केजी इतनी टोटल प्रोडक्शन। 660 केजी पर हेक्टर, हेक्टर कितना होता है? सही कह रहे हैं ना? मान लेते हैं ये वाला एक एरिया है 100 मीटर, ये वाला एक एरिया है 100 मीटर, मतलब ये लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई। अब इसका एरिया कैसे निकालूंगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 100 इनटू 100, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक हेक्टर इसको बोलते हैं 10,000 स्क्वायर मीटर वाले एरिया को एक हेक्टर बोलते हैं। तो 660 किलोग्राम इतना टन गेहूं, इतना किलो गेहूं बन जाता था एक हेक्टर में। ये पोजीशन है। आज की डेट में इसका करीब 5 टाइम्स बन जाता है। आज की डेट में इसका करीब 5 टाइम्स, 5 गुना बन जाता है। तो ये डिफरेंस है उस टाइम के और आज की। जगह उतनी है, सोच के देखो ना कि जगह उतनी है, प्लेस उतनी है, और अब 5 गुना का ज्यादा काम हो रहा है। पहले की टेक्नोलॉजी में कितना डिफरेंस था, कितना डिफरेंस है। तो इंडिपेंडेंस में ये बताना चाह रहा है कि उस टाइम एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड थे, तब भी कितनी पोजीशन खराब थी, कितनी प्रोडक्शन कम होती थी, कितनी प्रोडक्टिविटी कम होती थी। एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, सर जमींदारी सिस्टम था। मैंने आपको फ्यूडल सिस्टम बताया, वो इससे रिलेटेड है। जमींदारी सिस्टम में जो जमींदार होता है, जिसकी जगह होती है, अगर वो रेंट पर दे देता है, वो फिक्स रेंट लेता है। जमींदार में क्या होता है, बता देता हूं। ब्रिटिश रूल ने क्या कर दिया था, लगान रूल थोड़ा सा देखा होगा आपने, लगान रूल में ब्रिटिश रूल ने बोला कि ब्रिटिश रूल वालों ने कि जमींदार से हमें कितना फिक्स टैक्स चाहिए। उसके बाद तो तुम देखो कि एग्रीकल्चर कितना कर रहे हो, ज्यादा बनाओ, कम बनाओ, मत बनाओ, तुम देखो हमें फिक्स रेंट चाहिए, फिक्स टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया। जमींदार ने किसानों को बोल दिया, किसानों को टिलर कहते हैं, TILLER, टिलर्स, जो किसान एक्चुअल में काम कर रहे हैं उस जगह पर। उनको ये बोलते हैं कि जितने भी तुम काम करोगे सारा सामान हमारा है, और तुम्हें बस थोड़ा सा पोर्शन दिया जाए। ये जमींदार सिस्टम है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स ले रही है फिक्स्ड अमाउंट का जमींदार से। जमींदार सारा का सारा प्रोडक्शन ले लेता है किसानों से, और किसानों को बदले में थोड़ा सा प्रोडक्शन का पार्ट। ये सिस्टम था जमींदार से। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। सर आज हमारी पढ़ाई की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तभी हमारे काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। स्कूल हो या क्लासेस हो, ऐप की रिकॉर्डिंग हो, नोट्स हो, बुक्स हो, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे पहले के टाइम हो गया स्कूल है, स्कूल में टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे, कोचिंग का सिस्टम था नहीं, बुक्स वगैरह प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कम पैसा था तो उसकी ग्रोथ भी कम थी। तो पहले की कहाँ से बताया गया कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती थी। जमींदार को पता है कि सारा प्रोडक्शन मेरे को मिलना है, गवर्नमेंट को पता है फिक्स टैक्स मेरे को मिलना है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे।
उन्हें ये करना चाहिए था किसानों के लिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए थी कि वो आसानी से काम कर सके, ज़्यादा काम कर सके, जल्दी काम कर सके, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे एग्रीकल्चर में। ये पोजीशन। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। तो क्या चीज़ है फ्रेगमेंटेड? मान लीजिए मैं किसानों को मेरे को लैंड दे दिया कि आपको खेती करो यहाँ पर, मुझे स्पेस कैसा दिया, मुझे कह दे कि ये वाला एरिया तुम्हारा है, फिर ये वाला एरिया नहीं है, फिर ये वाला एरिया तुम्हारा, इस तरीके से दिया हुआ है। अभी पूरा एरिया दे दे एक साथ, मैं बड़ी आसानी से वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम कर लेता, खेती करनी हो या हल चलाना है तो बड़े आसानी से कर लेता। मुझे थोड़ा सा पोर्शन वहाँ दिया, फिर बीच में नहीं दिया, तो थोड़ा सा पोर्शन दिया, इस तरीके से दे रखी है मुझे प्रॉपर्टी जगह जमीन खेती करने की। तो डेफिनेटली इसमें जो दिक्कत आती है सारे किसानों को दिक्कत आ रही है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, मतलब टुकड़ों में दे रखी है होल्डिंग, पार्शियल होल्डिंग। एक प्रॉपर एरिया नहीं दे रखा, प्रॉपर लैंड नहीं दे रखा। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की पोजीशन क्या थी, थोड़ा सा डिस्कस पहले भी किया था और यहाँ पर डिटेल में इस टॉपिक में कि सर इंडिया में मैक्सिमम चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, हाथ का बनाया हुआ सामान या महंगे महंगे स्टोर्स जो थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो ब्रिटिश रूल ने रूल चेंज करा, रूल चेंज करने के बाद रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना और फिनिश गुड्स इंपोर्ट करना। गवर्नमेंट की यही पॉलिसी देख करके, थोड़ा सा आइडिया हो, स्टोरी पढ़ी रिलायंस की धीरूभाई अंबानी की, थोड़ा सा आइडिया होगा, उन्होंने यही टेक्निक देखी थी गवर्नमेंट की। तो आपको ध्यान हो डैडी वगैरह के टाइम पे फॉरेन की चीज़ों का बहुत क्रेज था, थोड़ा काफ़ी अभी भी फॉरेन की चीज़ों का, ये मेड इन जापान आइटम है, इसका बहुत ज़्यादा क्रेज था। क्रेज क्यों था? क्योंकि जब ब्रिटिश रूल ने ये सिस्टम बनाया कि रॉ मटेरियल बनाओ, पहले लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिश रूल से पहले फिनिश गुड्स ही बनाते थे, कंप्लीट गुड्स बना करके एक्सपोर्ट करते थे। अब उन्होंने क्या कहा कि आप रॉ मटेरियल बनाओ, वो एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट करो फिनिश गुड्स। इंडिया के लोगों में जो कंजम्पशन, जो कंज्यूमर कस्टमर है, उसमें क्रेज था फिनिश गुड्स का, फॉरेन की फैक्ट्री। धीरूभाई अंबानी ने ये चीज़ नोटिस करी। धीरूभाई अंबानी के पास खुद की फैक्ट्री थी इंडिया में, तब भी उसने क्या करा, रॉ मटेरियल बनाता था, मतलब 90% काम तो ये कर लेता था वो फैक्ट्री में, 10% काम के लिए वो फॉरेन बेचता था सामान को, वहाँ से 10% रेडी कराया और स्टैंप लगा दी बाहर की, मेड इन जापान या मेड इन यूएसए, फिर इंडिया इंपोर्ट कर लिया। इंडियन के लोगों को फॉरेन की आइटम है, फॉरेन की आइटम, इसका क्रेज था, तो बहुत सेल हुई, गरीब था और सबसे अमीर आदमी बन गया इस एक टेक्निक, मेजर थी इस एक टेक्निक के दौरान। सेल बिजनेसमैन सेल से ग्रो करेगा, सेल करेगी उसने इस आइटम की, क्या टेक्निकली रॉ मटेरियल खरीदा इंडिया से बेस्ट क्वालिटी का, अपने यहाँ फैक्ट्री खोली, 90% 95% काम इंडिया में ही कंप्लीट कर दिया, क्योंकि फैक्ट्री खुद की है, अपनी जगह है, सबसे चीपेस्ट काम हो गया। लेकिन 5-10% काम उसने फॉरेन में रॉ मटेरियल भिजवाया या बोलो सेमी फिनिश गुड भिजवाया और वहाँ से फिनिश गुड्स मंगाए और फिर इंडिया में बेचे, टैग लग गया उसमें मेड इन, ये फॉरेन मेड जो बेच रही है, ऑटोमेटिकली सेल बहुत ज़्यादा हुई। तो ये जो टेक्निक उसने देखी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से देखी। ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब देखो पता क्या करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट इंडिया को बोलती थी कि तुम इंपोर्ट ब्रिटेन से करोगे, इंपोर्ट ब्रिटेन, जैसे मान लो स्कूल वाले हो गए, ये बुक्स यहीं से लोगे, ड्रेस यहीं से लोगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप बेचोगे तो सिर्फ रॉ मटेरियल और खरीदोगे तो ब्रिटेन से ही खरीदोगे, रेडी गुड्स खरीदोगे। तो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसकी कंट्री और ज़्यादा ग्रो होने लगी इंडिया के मुकाबले, समझ पा रहे हैं? सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड का मतलब, ट्रेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है सर? बाय एंड सेल, खरीदना और बेचना, दिस इज ट्रेड। सरप्लस ट्रेड का मतलब कि मतलब सर बाय और सेल इक्वल नहीं है, तभी सरप्लस बचेगा वरना इक्वल हो जाएगा। सरप्लस क्या था? इंपोर्ट सरप्लस था। इंडिपेंडेंस के टाइम पर
इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था, एक्सपोर्ट कम हो रहा था, तो इंपोर्ट सरप्लस में था। इसका बेनिफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही मिल रहा था, क्योंकि उसी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लियर मेरी बात? डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब इंडिया में बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, उस पर चर्चा कर रहे हैं सर। उस टाइम 1947 में पहला है सर बर्थ रेट 48 पर 1000। 1000 अगर लोग हैं इंडिया में तो 48 लोग और बर्थ ले रहे हैं पर 1000 48। डेथ रेट 40। दोनों ही ज़्यादा है, मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने लोग मरने नहीं चाहिए। इसका मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी खराब है। 48 पर 1000 बर्थ हो रहे हैं, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये भी ज़्यादा है। दोनों मतलब दोनों गलत है उस टाइम। जो आपने घर बहुत न्यूज़ में देखी होगी ये चीज़ कि जो मतलब जब पैदा होती है तो बेटी पैदा होती है उसको मार देते हैं या पता लगा लेते हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट रूल करा कि अब हर जगह लिखा होता है कि मेल है कि फीमेल है ये पता करना बैन है, ये हर एक लैब में लिखा होता है। ये गवर्नमेंट ने ही रूल लाया था बेटी पता लगाने। क्या था, जैसे आपको बताया कि सर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, बर्थ रेट ज़्यादा होने से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने बोला गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कि आप लोगों के पास जाओ, उनसे डिस्कस करो और ये अवेयरनेस फैलाओ कि भाई हम पॉपुलेशन कम करनी है, ज़्यादा बच्चे नहीं करने। तो जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने लोगों से बात करी गाँव वगैरह में जाकर के कि आप लोग कितने बच्चे क्यों करते हो, 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे हैं, तो कहते थे मैक्सिमम लोगों ने रिप्लाई सर बेटे के लिए करते हैं कि बेटी हो गई, एक बेटा तो चाहिए, फिर दोबारा करा, फिर दोबारा बेटी होगी, फिर तीसरा करा, फिर तीसरी बेटी होगी, चौथा बेटा करा, मतलब बेटा चाहिए, उसके लिए करते हैं। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर ने पता क्या बोला कि सर आप बच्चा पेट में होना उसी टाइम पता लगा लो कि बेटा है कि बेटी। बेटी है तो मत करो, अबॉर्शन करा, और बेटा है तो कर लो। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, लोगों को ये बोला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, और ऐसा करने से पॉपुलेशन कंट्रोल में हो गई। लेकिन ये तो फायदा हो गया, लेकिन दूसरा नुकसान क्या हो गया, सेक्स रेशो खराब हो गया, मेल फीमेल का रेशो खराब हो गया, फिर इस रूल को बैन किया गया। लेकिन ये लोगों में अब इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ओवर में फैल गई थी। अब हर पर्सन यही करने लगा था कि पता लगा दो पहले मेल है फीमेल है तो खत्म कर दो। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल लाने पड़े इसको रोकने के लिए। क्लिनिक को बोला गया, लैब वालों को बोला गया कि आपने पता करवा दिया तो आपकी लेबोरेटरी बंद कर देंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, जेल कर देंगे। तो उसको कंट्रोल में लाया गया उसके बाद, लेकिन तब तक सिस्टम काफी खराब हो चुकी है। बर्थ रेट क्या होता है सर, पर 1000 कितने बर्थ हो रही है इंडिया में, और डेथ रेट क्या होता है, पर 1000 कितने डेथ हो रही है। दोनों की ज़्यादा थी, 48 बर्थ और 40 डेथ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये क्या होता है, इन्फेंट मतलब जो मारे वाला बच्चा अभी हुआ, इन्फेंट बिलो 1 ईयर एज को बोला जाता है, मतलब 6 महीने का बच्चा है तो वो इन्फेंट है, बिलो 1 ईयर की एज को इन्फेंट बोला जाता है। मोर्टेलिटी मतलब है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने की डेथ हो जाती है अप टू 1 ईयर की एज में। 218 218 पर 1000, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हुए 218 में तो मर जाते हैं। वजह सर हेल्थ केयर फैसिलिटी खराब थी, हेल्थ केयर फैसिलिटी खराब थी। अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो चुकी है और डॉक्टर्स हर एरिया में हमारे पास अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर्स मतलब बचा लेते हैं। अब ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो 33 पर आ गया, 218 से कट करके सीधा 33 आ गया। मतलब आप 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो सिर्फ 33 की डेथ होती है, बाकी बच जाते हैं। पहले 218 पे क्या हो जाता है, ये फर्क है। दिस इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ये एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितने साल जीता है, एक पर्सन ऑन एन एवरेज कितने साल की उसकी एज रहती है फिर डेथ होती है।
उस टाइम 32 साल थे। कुछ ऐसे थे सर बीमारी का पता ही नहीं लगता था, बीमारी का पता ही नहीं लगता था, टेस्ट वगैरह लैब वगैरह नहीं होती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर है, डॉक्टर्स के पास आप जाकर किसी ग्रैंडफादर या अपने साथ गए होंगे डॉक्टर के साथ, तो कहते हैं सर शुगर जो होता है वो इन जनरल 90% केस में जेनेटिक होता है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी मम्मी डैडी में से किसी को होगी, मम्मी डैडी में से किसी को नहीं, तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर को जरूर होगी, मतलब ये जेनेटिक होता है। लेकिन ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ने कभी टेस्ट करवाया ही नहीं अपना, उस टाइम शुगर के टेस्ट होते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था शुगर है, इस लोगों को पता ही नहीं, और मतलब चीज़ें कंज्यूम करे जा रहे हैं उसको पता ही नहीं, इससे डेथ जल्दी हो जाता है। 32 उस टाइम एवरेज एज थी एक पर्सन की, 32 एज में हम डेथ कर देते, अब वो 60 ज़्यादा ये पता क्या होता है, मतलब हेल्थ के फैसिलिटी जैसे किसी को बीमारी होगी फॉर एग्जांपल, अभी क्या होता है और बहुत केस सुने होंगे कि किसी को पता लगा बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन अभी वो 10 साल जी गया और ट्रीटमेंट चलता रहा, ऑपरेशन हो गया, किसी को दिक्कत आ गई, ऑपरेशन हो गया, चलता रहा। पहले हार्ट अटैक आया किसी को डेथ, अब हार्ट अटैक आया तो वो भी सर्वाइव कर सकता है सर, वॉल डल गई कुछ हो गया, मतलब हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं, एक बीमार आदमी भी काफ़ी साल निकाल सकता है, अभी हेल्थ फैसिलिटी है ये चीज़। पहले के टाइम में मतलब अगर कोई बीमारी नहीं है फिर तो इंसान जीता है, बीमारी लग जाती है तो फिर नहीं कर पाता था। एट प्रेजेंट 69 लिटरेसी रेशियो, लिटरेसी मतलब पढ़ना लिखना आना चाहिए। लिटरेसी रेशियो देखो, गवर्नमेंट स्कूल का थोड़ा सा आपको आइडिया हो कुछ वगैरह का, आपको नई एजुकेशन पॉलिसी में भी जो है सिस्टम आया हुआ है कि सर 8th क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करना, पता आप लोगों को, तो पेपर ही ना दे कराए तो उसे कॉल करके बुलाओ कि पेपर दे, ये रूल। पेपर में सब कुछ लिख के ना है तो खाली पेपर छोड़ा है तो उसे दोबारा बुलाओ, उसको री एग्जाम दो, ये रूल। क्यों करा गया ऐसा? लोन लेने के लिए किया, ऑब्वियसली से कोई लॉजिक नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, उसे मजबूरन बच्चों को पास करना पड़ता है, उस पर प्रेशर दिया जाता है कि बच्चों को फेल नहीं करना। क्यों ऐसा रूल बनाया हुआ है? इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से लोन मांगती है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि सर आपके कंट्री के अंदर तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, लिटरेसी रेशियो इतनी खराब है, कम से कम ये क्राइटेरिया ऊपर सेटिस्फाई करो तो आपको लोन मिलेगा। उसमें क्राइटेरिया लिटरेसी रेशियो का, तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में रूल बना दिया लिटरेसी रेशियो हाई चाहिए, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा चाहिए, नहीं पढ़ रहा पास करो, पेपर नहीं दे तभी पास करो, फिर किसी को नहीं करना, अपना लिटरेसी रेशियो शो हो जाएगा। ऐसे बच्चे भी हैं जो 4-5 साल से हर बार फेल हो रहे हैं लेकिन तभी पास हो रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पोजीशन है लिटरेसी रेशियो हाई दिखाने के लिए, हाई शो करने के लिए, ज्यादा शो करने के लिए, ये पोजीशन अभी भी है। लिटरेसी रेशियो 1947 में 16% था, सिर्फ 16% लोग ही पढ़े लिखे थे पूरी कंट्री के अंदर। फीमेल लिटरेसी रेशियो वाज 7%, 16% तो ओवरऑल है मेल फीमेल मिलाकर के। फीमेल लिटरेसी रेशियो और डेफिनेटली सर गर्ल्स वगैरह को नहीं पढ़ाया जाता था पहले, काफी टाइम पहले। एक बार इसलिए करके पढ़ा हमने बेटा, ओवरऑल फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस करके पढ़ा था हमने। ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया को सर सोने की चिड़िया बोला जाता था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी कंट्री, वो एक्सपोर्ट बहुत करते थे, सोना बहुत था, पैसा बहुत था, हर पर्सन अच्छी चीज़ें ग्रो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल अभी दिए, चाय ग्रो नहीं कर रहे थे, वीट या सब्जियां हो गई, चावल हो गई, ये चीज़ें ग्रो की जा रही थी और इसमें सभी का भला हो रहा था कि कंज्यूम करा, थोड़ा बहुत बाकी बेच दिया, तो लग्जरी में है हर पर्सन। गवर्नमेंट आने के बाद फिर इंटरफेयर चालू हुआ। पहला हमने पढ़ा सर स्टेगनेंट इकोनॉमी, अटकी हुई इकोनॉमी है सर, ये बढ़ नहीं पा रही, घट नहीं पा रही, मतलब वही क्यों अटकी हुई है, ग्रो नहीं कर पा रहे।
दूसरा जो हमने पढ़ा बैकवर्ड इकोनॉमी, पर कैपिटा इनकम 230 रुपीज मात्र है सर एक पर्सन की पूरे साल की, ये पोजीशन थी, इतनी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। हमने पढ़ा था डोमिनेंस एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में डोमिनेंस लेकर के आई गवर्नमेंट, यही चीजें बनानी है, बाकी चीजें नहीं बनानी है, ये रूल है, सबको ये मानना पड़ेगा, मजबूरी है। ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैंडीक्राफ्ट वगैरह के काम को कम करा दिया, उन्हें बोला गया तुम रॉ मटेरियल ही बनाओगे, फिनिश गुड्स नहीं बनाओगे, रॉ मटेरियल बनाओगे बेचोगे बाहर और फिनिश गुड्स खरीदो। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन लोगों को ये बोला गया कि आप लोग फैक्ट्री खोलो, हैंडीक्राफ्ट का काम छोड़ो, फैक्ट्री खोलने के लिए मशीन चाहिए, मशीन इंपोर्ट ही होगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आप कमाएगी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक्सपोर्ट, वही इंडिया के लिए इंपोर्ट। लिमिटेड अर्बनाइजेशन, शहर बहुत कम थे, गांव ज्यादा थे, गांव में इंसान मतलब खुशहाली तरीके से रहता, लेकिन तरक्की वाला पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रह पाता, इसलिए आज के डेट में भी लोग गांव छोड़ के शहर में इसीलिए जाते हैं, तरक्की के लिए। फीडियल इकोनॉमी बताया था जी मैंने कि जो लैंड लॉर्ड होता है अपना लैंड आगे दे देता है, फिर फर्दर वो अपना लैंड आगे पर्सन को दे देता है और उनसे काम करवाता है, खुद फिक्स रेंट दे देता है। फीडियल इकोनॉमी से कहते हैं। एग्रीकल्चर की स्टेट क्या थी सर? लो प्रोडक्शन लो प्रोडक्टिविटी, आपने नंबर लिखा था मैंने 64 और 166 660 की प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत बहुत कम थी, मतलब एग्रीकल्चर बहुत सारा है, मैक्सिमम लोग 85% लोग जो है इंडिया के एग्रीकल्चर में ही लगे हुए थे। फार्मर से पूछोगे जो दादा परदादा जो है वो मैक्सिमम जो आपको मिलेंगी वो एग्रीकल्चर वाली लाइन में ही मिलेंगे, मैक्सिमम केसेस 85% जनता वही थी, तभी प्रोडक्शन कितनी कम थी, तो कितने लोग लगे हुए थे। आज के डेट में बहुत कम लोग हैं, दादा परदादा आपके जो भी इसकी एग्रीकल्चर का प्रॉपर्टी रिसोर्स ने बेच बाच किया, आज की डेट में कम लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लेकिन तभी 5 गुना प्रोडक्शन हो रही है। तो ये इसका बेनिफिट है सर, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट है। एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम मैंने बताया था, गवर्नमेंट टैक्स ले रही है फिक्स, ब्रिटिश रूल टैक्स ले रही है फिक्स जमींदार से, और जमींदार सारी प्रोडक्शन ले लेता है किसानों से, टिलर बोला जाता है उसको, तो एक्सप्लोटेशन होगा, एक्सप्लोटेशन सिस्टम बोल रहा है इसको। फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने बताया था एग्रीकल्चर में फोर्स किया जा रहा है कि जो चीजें कॉमर्शियलाइज मतलब इनकम होगी गवर्नमेंट को, वही चीजें बनाओ, तुम्हें क्या चीज की जरूरत है वो मत दो, वरना पहले किसान वही चीजें बनाता था उसको नीड होती थी, अब उसको मना कर दिया जो अपनी नीड छोड़ो, जो हम कह रहे हैं वही बनाओ, तो फोर्स करा गया एग्रीकल्चर, ये पोजीशन थी। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इन्वेस्टमेंट करने को रेडी नहीं है, क्योंकि इसको फिक्स पैसे मिल रहे हैं, पर इसको पैसे फिक्स मिल रहे हैं, डेफिनेटली वो क्यों ग्रो करे। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, फ्रेगमेंटेड बताया था जी मैंने, छोटे छोटे टुकड़ों में पोर्शन दिए हुए हैं अलग अलग एरिया में किसानों को काम करने के लिए, इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और कम हो गई। भाई आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मान लीजिए घर पर एक रूम बंद कर रहे हो और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप रेगुलर उस रूम में पढ़ाई कर रहे हो, डेफिनेटली आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। आपको कहा जाए 1 घंटे आपको इस रूम में पढ़ना है, फिर कोई और आएगा इसमें, फिर दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, 1 घंटा वहाँ पढ़ो, फिर कोई आएगा उसमें, फिर दूसरे रूम में, तीसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, प्रोडक्टिविटी अपने आप डाउन हो जाती है। किसानों का ये हो रहा है, वो छोटा छोटा एरिया दे रहा है जा रहा है, दूर दूर, प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो। उसके बाद हमने सर पढ़ा फॉरेन ट्रेड, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, क्या बोला? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। सिचुएशन ही ऐसे बना दी जैसे हम हैंडीक्राफ्ट बना रहे थे सर, कुछ चीज़ हम हाथ से बुन रहे हैं, कुछ चीज़ें बना रहे हैं, तो हमें इसके लिए बड़ी मशीन चाहिए, तो हम फॉरेन पे डिपेंड नहीं, हम उसी पे काम कर रहे थे, हम खुद ही बिना मशीनों पे काम कर रहे थे, बढ़िया फर्स्ट क्लास बना करके बेच रहे थे। गवर्नमेंट ने बोला नहीं ये नहीं बनाना, ऐसे आइटम बनानी तो मशीन पर बने, मशीन नहीं आनी है, मशीन फॉलो से होगा, तो डिपेंडेंसी अपने आप बढ़ गई इंपोर्ट की। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड,
डेफिनेटली सर ब्रिटिश रूल की चलती थी, उसकी मोनोपोली थी, जो बोलते वही होना, जो रूल लगा दे वही होना, जो टैक्स लगा दे वही होना। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी कि आपको इम्पोर्ट ज़्यादा करना है, एक्सपोर्ट कम करना। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। ट्रेड सरप्लस, अगेन देयर का मीनिंग बाय एंड सेड। सरप्लस का मतलब कोई चीज ज़्यादा है, जो ज़्यादा है वो क्या है, इम्पोर्ट ज़्यादा। एक्सपोर्ट का पोर्शन कम, इंपोर्ट का पोर्शन ज़्यादा। वजह, इंपोर्ट कर रहे हैं सर हम फिनिश गुड्स, इंपोर्ट कर रहे हैं मशीनरी, तो जो ज़्यादा अमाउंट वाली चीज़ें वो इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल सस्ता होता है, इसलिए ऑटोमेटिकली सरप्लस ट्रेड आ जाता है। हमने पढ़ा कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल, बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट मतलब पर 1000 कितनी बर्थ हो रही है इंडिया के अंदर एक साल में, और पर 1000 कितनी डेथ हो रही है इंडिया में एक साल में। बर्थ रेट 48 था और डेथ रेट 40, दोनों ही बहुत ज़्यादा है। ना तो इतनी बर्थ होनी चाहिए थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ना इतनी डेथ होनी चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम खराब है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब पर 1000 बर्थ में एक साल के अंदर कितने बच्चे की डेथ हो जाती है अप टू द एज ऑफ 1। कई बार क्या होता है कि इंस्टेंट डेथ हो जाती है, मतलब डिलीवरी के टाइम। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम बच्चे में कुछ डिफेक्ट है, कोई दिक्कत है, मतलब लेकिन अलाइव है, लेकिन 2 महीने 4 महीने बाद वो जो डिफेक्ट था वो कि वो नहीं कर पाया बच्चा और डेथ हो जाती है, तो वो भी इसी के अंदर कवर होगा। अप टू 1 एज की डेथ इसके अंदर कवर होगी। पता है हमें पहले 218 था, अब सिर्फ 33 हेल्थ केयर फैसिलिटी बढ़ने की वजह से डेथ रेट घटा है। हमने पढ़ा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पहले के टाइम थी वो 32 साल थी, अब 69 है। 32 साल अगेन वही है सर, हेल्थ केयर फैसिलिटी ना होने की वजह से कम एज में ही डेथ हो जाती थी, और अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 है। हेल्थ पहले के टाइम में चित्रों ने बताया कि पहले के टाइम में हेल्थ अच्छी होती थी क्योंकि प्योरिटी है खाने की और पोल्यूशन नहीं है ना पानी में ना एयर में। लेकिन अगर कोई बीमारी हो गई तो डेथ है क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं थी। अब बीमारी अर्ली से स्टार्ट हो जाती है, कम एज में ही लोगों को डायबिटीज होने लग गई है, बीपी की दिक्कत होने लग गई है, कम एज से बीमारी होनी शुरू हो गई है, लेकिन डेथ नहीं हो रही। जो मेडिकल लाइन है उसने ग्रो इतना कर लिया कि वो एक खराब बॉडी को भी सर्वाइव करवा देगी कई साल तक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा दी क्योंकि एट प्रेजेंट 69। लिटरेसी रेशियो जो है वो बहुत कम थी, मात्र 16% थी। मतलब इंडिया में केवल 16% लोग ही पढ़े लिखे थे, जिसमें कि फीमेल लिटरेसी रेशियो वो सिर्फ 7% थी। लिटरेसी रेशियो में ही जैसे अगेन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो आंदोलन स्टार्ट किया गया, वो इसी रेशियो को इंप्रूव करने के लिए स्टार्ट किया गया। फीमेल लिटरेसी रेशियो बढ़ाना, लिटरेसी रेशियो बढ़ेगी तो कंट्री की पोजीशन बेटर दिखती है। सिंपल सी बात सर, मान लीजिए मैं अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन मांगने के लिए जाऊंगा तो बैंक वाले मेरे अकाउंट्स देखेंगे, सेल अच्छी है एसेट अच्छी है तो लोन देंगे वरना नहीं देंगे। इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट जब वर्ल्ड बैंक के पास लोन मांगने के लिए जाएगी तो अपने जो पोजीशन दिखाएगी इंडियन गवर्नमेंट, तो जो हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी गर्ल्स पढ़े लिखी हैं, ये हमारा लिटरेसी रेशियो है, ये सब दिखाना पड़ेगा ना। वो अगर खराब होगा तो लोन नहीं मिल पाए। उसको बेटर करने के लिए कौन सा प्लान, उसको बेटर करने के लिए, हमारी पोजीशन को बेटर करने के लिए, हमारे अकाउंट्स को बेटर करने के लिए ये रूल लेकर आए लिटरेसी रेशियो। कई पॉलिसियां ऐसी हैं जो ऑलरेडी चल रही थी, तो जैसे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने ऐड के लिए या अपनी गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुरानी पॉलिसीज का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री योजना का नाम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट स्कूल में राशन बढ़ता है बच्चों को, तो ये पहले से चला आ रहा है, इस योजना का नाम प्रधानमंत्री राशन योजना ये रखते हैं। तो जो भी सुनेगा सोचेगा कि हाँ प्रधानमंत्री बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री ने लॉन्च करा है, उसकी नाम होता है और स्ट्रॉन्ग होती है ऑपरेशन, जबकि उसके मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले से ही वो बढ़ रहा है, वो चीज़ें पहले से हो रही, अपने नाम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मेजोरिटी हमने आज की क्लास में पढ़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट थे जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए, उस टाइम जो नेगेटिव थे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो पॉजिटिव चीज़ें थी उस टाइम पे, जैसे कि दिल्ली की बात करूँ सर, कर्नाटक प्लेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है सर दिल्ली का, वो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ है, तो पॉजिटिव चीज़ हुई। और भी कुछ चीज़ें हम इस पर डिस्कस करेंगे जो पॉजिटिव चीज़ें छोड़ करके गए हैं इंडिया के।
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ना है। एग्जाम में दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट बताओ ब्रिटिश रूल के इंडियन इकोनॉमी पे, और नेगेटिव इफेक्ट बताओ ब्रिटिश रूल के इंडियन इकोनॉमी पे। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ये क्वेश्चन आया तो उसका आंसर कैसे देंगे, कितने मार्क्स आएगा, ठीक है जी। तो आज के इतना ही।